Today we start the new topic. Topic is heredity. Heredity and genetics. First of all, we are talking what are the genes. Genes is a fundamental unit of DNA. भाई जीन क्या करता है? जीन यहाँ पर एक फंक्शनल यूनिट है किसकी? डीएनए की, जो वहां पर कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर कराने में क्या करता है? हेल्प करता है. जीन्स आर सेगमेंट ऑफ डीएनए. डीएनए इज a genetic material that contain the instructions for building a specific protein or determining particular traits. Every gene occupies a fixed position on a chromosomes and is made up of unique sequence of nucleotides. आपने थोड़ा बहुत डीएनए के बारे में पढ़ा था, ठीक है? हमने डीएनए के बारे में आपको बता भी रखा है. भाई डीएनए किसको कहते हैं? डीएनए है जेनेटिक मटेरियल. फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है आरएनए. आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. तो इन्होंने यहाँ पर ये बात बोली कि जो जीन्स हैं हमारे, ये डीएनए का एक सेगमेंट होता है जो कि इंस्ट्रक्शंस देता है स्पेसिफिक प्रोटीन को यहाँ पर रखता है, जिसके साथ एक पर्टिकुलर ट्रेट मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर ये ट्रांसफर करता है. हर एक जीन जो होता है उसकी एक फिक्स पोजीशन होती है, ठीक है? जैसे डीएनए, अगर डीएनए के अंदर आप नाइट्रोजनस बेस लगे होते हैं, अगर आप देखेंगे तो उसके स्ट्रक्चर में, जैसे हमारी फर्स्ट स्लाइड में हमने सबसे पहले यहाँ डीएनए का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ब्लूप्रिंट दिखा रखा है, ठीक है? यहाँ पर ये जो साइड्स दिखा रखी हैं ये क्या होते हैं? यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस लगे हुए होते हैं और इनका एक सीक्वेंस होता है. नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन. ओके, अब यहाँ पर आरएनए और डीएनए में थोड़ा सा डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि भाई आरएनए के अंदर यूरेसिल पाया जाता है और डीएनए के अंदर थाइमिन पाया जाता है. आपके 10th बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए. अगर हम बात करें भाई डीएनए और आरएनए की, तो हमारा जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है वो है आरएनए, ठीक है? लेकिन आरएनए के कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो स्टेबल नहीं थे, सो वी कांट बी कंसिडर द आरएनए, वी कंसिडर डीएनए बिकॉज इट हैव द स्टेबल कैरेक्टर्स. तो यहाँ पर हमने आपको डिफरेंस बता दिया आपके बोर्ड के एग्जाम की वजह से के कारण कि भाई कैसा क्वेश्चन यहाँ पर आया. क्वेश्चन था कि आरएनए और डीएनए में डिफरेंस क्या होता है. तो आरएनए के अंदर यूरेसिल पाया जाता है और डीएनए के अंदर थाइमिन पाया जाता है. बाकी नाइट्रोजन बेस जो होते हैं जैसे थाइमिन हो गया, एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया, ये दोनों में कैसे होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमने कहा कि इनकी क्या है? फिक्स पोजीशन है. जैसे नाइट्रोजन बेस की फिक्स पोजीशन होती है, वैसे ही यहाँ डीएनए के अंदर जो जीन्स होते हैं इनकी भी फिक्स पोजीशन होती है ऑन ए क्रोमोसोम्स. किसके ऊपर? क्रोमोसोम्स के ऊपर. अब क्रोमोसोम्स की बात करें तो आपने 9th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है कि भाई क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं. जैसे 23 इन पेयर, ठीक है? अगर हम 6 क्रोमोसोम्स की बात करें तो 1 पेयर 6 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है. ऑटोसोम्स होते हैं 22, जो कि 10th में आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है. तो इन्होंने कहा यहाँ पे क्रोमोसोम्स के ऊपर की फिक्स पोजीशन होती है जीन्स की एंड इज मेड अप ऑफ यूनिक सीक्वेंस. और इनका जो सीक्वेंस होता है वो एक यूनिक होता है. देखो जब भी कोई पैटर्न बनता है वो हमेशा अपने आप में एक यूनिक होता है. आप अपनी नेचुरल में नेचर से ले लीजिए, अगर रेनबो बन रहा है तो रेनबो का भी एक पैटर्न है, कौन सा कलर पहले आना है, कौन सा कलर बाद में आना है, वो भी एक पैटर्न है. तो सेम इसी तरीके से जब हम जीन के सीक्वेंस की बात करते हैं तो ये भी एक फिक्स सीक्वेंस में मिलकर के बना हुआ है, इसलिए इसको कहा गया है यूनिक पैटर्न. निकल दैट कोड्स ऑफ फंक्शनल मॉलिक्यूल जिनको न्यूक्लियोटाइड के द्वारा, अब दो वर्ड आते हैं, एक आता है न्यूक्लियोटाइड TIDES टाइड्स कह रहा है, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है? अगर किसी भी स्ट्रक्चर में जब डीएनए को हम स्ट्रक्चर करते हैं, उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, तो अगर उसके साथ हम शुगर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दें, ठीक है? अगर उसके 2 एंड होते हैं, 5 एंड एक 3 एंड, अगर 3 एंड पर अगर हम शुगर मॉलिक्यूल ऐड कर दें तो वो बन जाता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है? और अगर ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है तो वो कहलाता है फॉस्फोटाइड. If you taking the biology after the 10th, then you read in 12th standard this topic. Okay? तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में आपको डिफरेंस बताना चाहिए. भाई साइड ऐसे भी याद कर सकते हैं, साइड में क्या रखा है? शुगर. दैट में जब मॉलिक्यूल शुगर के साथ ऐड होगा तो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड. अगर फॉस्फेट के साथ में ऐड हो रहा है तो कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड. और दोनों अलग अलग एंड पर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी. आगे बात करते हैं कि भाई जीन्स क्या है? जीन्स जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर्स को. जैसे
आई कलर, ब्लड टाइप, हाइट, ठीक है, जो सर्टेन टाइप की कंडीशंस हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आ रही हैं वो सारा डिटरमाइन कौन करेगा? जीन्स करेगा। ह्यूमन हैव अप्रॉक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स। भाई बहुत सारे जीन्स, जैसे हमने आपको 9th में ही पढ़ाया था, छोटा सा 10th में भी हम पढ़ेंगे, जैसे हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सेम इसी तरीके से अगर हम जीन्स के बारे में बात करें तो ह्यूमन बीइंग के अंदर 20,000 से लेकर 25,000 जीन्स यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हर एक का जो रोल होता है बॉडी को डेवलप करने में और उनको फंक्शन क्रिएट कराने में हेल्प करते हैं। अब जैसे कहते हैं भाई पापा जो हैं, मम्मी जो हैं, जैसे पापा मम्मी होंगे, जैसे उनके दादा दादी होंगे, जैसे उनके नाना नानी होंगे, सेम वही करेक्टर्स हमारे अंदर आएंगे। भाई अगर उनके कर्ली हेयर हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास भी कर्ली हेयर आएंगे, ठीक है। अगर उनके स्ट्रेट हेयर हैं तो हमारे पास भी जो करेक्टर्स आएंगे वो स्ट्रेट हेयर के आएंगे। ब्लू आइज, अगर हमारी फैमिली मेम्बर में किसी की अगर ब्लू आइज है तो वो कैरेक्टर्स क्या होंगे? पास ऑन हो जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में। यही काम कौन कर रहा है? जीन्स कर रहा है। और यही जीन्स यहाँ पर बताता है कि क्या कहते हैं, किस तरीके से हम कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे हमने जीन्स के बारे में बात की, अब हम आगे स्टडी करते हैं भाई एलील्स। एलील्स किसे कहते हैं? ये कुछ टर्म्स हैं, इन पे क्या होता है, जब आप बोर्ड में जाते हो तो बोर्ड में सबसे पहले ये जो पूरा चैप्टर है, पहले इस बात को समझो, ये जो चैप्टर है हमारा ये ओनली 5 मार्क्स का चैप्टर है। या तो ये चैप्टर आता है केस बेस में, अगर केस बेस में आएगा तो 4 नंबर की आपकी केस बेस आएगी और 1 नंबर का या तो एमसीक्यूज आ जाए या 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आपका ऐड होकर के आ जाए, ठीक है। टोटल है आपका इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पर जैसे बताया कि भाई ठीक है, ये जो चैप्टर है ये हमारा 5 मार्क्स का है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो टर्म्स आती हैं, एलील किसे कहते हैं, जीन्स किसे कहते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होते हैं, जो चैप्टर के अंदर रीड करने वाले हैं, ये आपके 1 वर्ड्स में इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। साथ के साथ जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर क्वेश्चंस भी इन फॉर्म में पूछ लिया जाता है। जैसे कोई आप कोई क्वेश्चन पूछा उसमें पूछ लिया, ठीक है, पार्ट्स के साथ में, तो आपको ये चीज़ें इसी अकॉर्डिंग याद करनी है। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी? एलील्स। भाई एलील्स किसे कहते हैं? सिंपल टर्म में तो आप बोल सकते हैं ऑल्टरनेटेड फॉर्म ऑफ जीन्स। जीन्स की जो ऑल्टरनेट फॉर्म है उसे हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। हमेशा पेयर में चलती है। उन्होंने कहा एलील जो होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म में होते हैं और वर्जन ऑफ अ जीन्स, ठीक है, किसके? जीन्स के वर्जन है। एवरी इंडिविजुअल इनहेरिटेड 2 एलील्स ऑफ ईच जीन। अभी जैसे मैंने कहा था पेयर में होंगे हमेशा, तो एक जीन में कितने एलील्स होंगे? 2, यानी कि 1 पेयर, 1 फ्रॉम ईच पैरेंट। हर किसी में क्या होते हैं? एक पैरेंट यहाँ पर प्रेजेंट, हर एक पैरेंट में एक जीन यहाँ पर प्रेजेंट होगा, यानी 1 पेयर जीन प्रेजेंट होगा। दीज एलील मे बी आइडेंटिकल और डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है दूसरे से, ठीक है। अब आता है यहाँ पे उन्होंने बताया कि द कॉम्बिनेशन ऑफ एलील एंड इंडिविजुअल कैरी डिटरमाइनिंग द जेनेटिक ट्रेट। फॉर एग्जांपल जीन फॉर आई कलर हैज मल्टीपल एलील वैरिएंट। अब देखो ये बताते कैसे हैं भाई। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो एलील्स है हमारे, कि एलील्स क्या कर रहे हैं, हमने कहा भी पेयर में पाए जा रहे हैं एलील्स यहाँ पर, ठीक है। एलील्स जब यहाँ पर पेयर में पाए जाते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ रहा है, ठीक है। इंडिविजुअली कैरी डिटरमाइंड, ये हर एक से इंडिविजुअली कैरेक्टर को क्या करेगा? लेगा और उसको फिर क्या करेगा? वहाँ पर ट्रांसफर करेगा, किसमें? ऑफस्प्रिंग में। कहा उन्होंने जैसे एग्जाम्पल द जीन फॉर आई कलर हैज मल्टीपल एलील। अगर आई कलर के जीन की अगर बात करें तो उन्होंने कहा मल्टीपल एलील वहाँ पर कितने हैं? एक से ज़्यादा एलील क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। वेरिएंट एंड विच 2 और इनहेरिटेड इन्फ्लुएंस योर आईज कलर। तो आई का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सपोज आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में भी, अपनी फैमिली में भी, आस पड़ोस में भी देखा होगा कि भाई अगर एक बॉय है और बॉय की अगर ब्लैक आईज हैं, उसकी शादी किसी ऐसी कलर, जैसे कोई लड़की है और उसकी जो आई का कलर है ना तो ब्लू है और ना ही प्रॉपर ब्लैक है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी कुंजी कुंजी सी आँखें होती है, जो लोरी सी आइज होती है, उसके साथ मैरिज करवा दिया जाता है, ठीक है, मैरिज हो जाती है दोनों की। तो आप देखेंगे कि जो ऑफ स्प्रिंग आया तो उसकी जो आई का कलर होगा वो कैसा होगा? हो सकता है वो पैरेंट की तरह जाए, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन हुआ है, ठीक है, तो कलर वहाँ पे क्या हो सकता है? वेरिएंट, यानी कि डिफरेंट आ सकता है। यही बात हमारा यहाँ एलील कह रहा है कि एलील क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पर कि डिटरमाइन है जेनेटिक ट्रेस इंडिविजुअली कैरी, तो वो
अलग से वहाँ पे इंडिविजुअली उन कैरेक्टर्स को क्या करेगा, यहाँ पर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं भाई डीएनए। जैसा भी हम बता रहे थे आपको डीएनए के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। ओके, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बच्चे एक क्वेश्चन अराइज होता है, कहता है विच शुगर इज प्रेजेंट इन द डीएनए। डीएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, तो डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट होती है वो होती है यहाँ पर पेंटोज शुगर, और जबकि आरएनए के अंदर होती है राइबोज शुगर। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी आपसे डीएनए या आरएनए के अंदर डिफरेंस पूछ ले तो एक डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि आरएनए के अंदर होता है यूरेसिल एंड डीएनए के अंदर होता है थाइमिन। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस में चेंज आ गया। दूसरा कौन सा चेंज आता है उनकी यहाँ पर शुगर में, कि भाई डीएनए के अंदर जो शुगर होती है पेंटोज शुगर, ये आपने 10th में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और आरएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है, आरएनए के अंदर होती है राइबोज शुगर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। डीएनए is a molecule that carries genetic instructions for the development, functioning, growth and reproduction of all known living organisms. It is found in the nucleus of every cell. कह रहा है यहाँ पर जो डीएनए है ये एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए इंस्ट्रक्शंस करता है, ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन करवाने में हेल्प करता है लिविंग बींग्स की यहाँ पर, और ये हर एक सेल के इसमें पाया जाता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। जो न्यूक्लियस है यहाँ, जो न्यूक्लियस होता है हमारा, ठीक है, न्यूक्लियस के हमने 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपने सेल चैप्टर पढ़ा है। न्यूक्लियस के फंक्शन क्या होते हैं, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, न्यूक्लियस क्या करता है, छोटा सा बता देती हूँ कि जो न्यूक्लियस है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को रखता है। हेरिडिटरी कैरेक्टर कौन सा, अभी पढ़ा हमने, क्या रख रहा है, डीएनए, और डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल, और यही न्यूक्लियस का क्या है, फंक्शन। ठीक है, अब मैंने कहा कि डीएनए होता है मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, लॉन्ग चेन ऑफ 4 केमिकल बेसेस। अभी बताया था मैंने, नाइट्रोजन बेस लगे हुए होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। C4 साइटोसिन, G4 ग्वानिन, A4 एडेनिन, T4 थाइमिन, that pair together to form the ionic double helical structure. These sequence code for a specific trait and proteins. ये जो कोड होता है, कोड क्या होता है, जब आप आगे हायर क्लासेस में आएंगे तो वहाँ पर जेनेटिक कोड पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपने अपने अटैची में एक लॉक लगाते हैं, तो लॉक आपका कोड होता है, आपने 1 2 3 रख दिया, 1 1 रख दिया, 0 0 0 रख दिया, तो ये कोड होते हैं। तो इसी तरीके से आपने यहाँ एक चीज़ और पढ़ी होगी, आपकी में एक बुक आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो कोडिंग कर देते हैं, उसको हमें डिकोड करना होता है ना, नंबरिंग करके ABCDEFG करके, और उनके नंबर्स होते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, सीक्वेंस दे रखा है किसका, नाइट्रोजन स्पेस का, और जब ये नाइट्रोजन में पेयर में लगे होते हैं, अब कैसे, थोड़ा समझो इसको कि यहाँ पर किस तरीके से लगे होते हैं ये। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ पर डीएनए की स्ट्रक्चर बनाऊँ, ठीक है, ये डीएनए की मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाई, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर सीक्वेंस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन लगा दिया। ठीक है, ये होती है 5 एंड से 3 एंड, और ये हो गया 3 एंड टू 5 एंड। और मैं क्लियरली समझाने के लिए काम करती हूँ, इसका एक स्ट्रेट एंड ले लेती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ये ले लिया सीधा, तो ये हुआ 5 एंड टू 3 एंड। हमारे 5 एंड से 3 एंड पर कौन से नाइट्रोजन बेस लग रहे हैं, 4, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थाइमिन। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा कि हर एक सीक्वेंस के लिए एक कोड काम करता है। सीक्वेंस कैसे लगेगा, ये हो गए हमारे कोडिंग स्ट्रैंड। कौन से स्ट्रैंड कहलाएगी, कोडिंग। भाई आपने इस स्ट्रैंड पर क्या कर दिए, कोड लगा दिए, ये कोड लगा दिए। अब इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, यहाँ पर एक ये टेम्पलेट स्ट्रैंड होगी, एक या कोडिंग स्ट्रैंड बननी शुरू हो जाएगी। जैसे आप जब घर बनाते हो तो नींव रखते हो और उस नींव के ऊपर दीवार बनाते हो, सेम उसी तरीके से हमने सबसे पहले ये एक स्ट्रैंड पर हमने कोड लगा दिए, इसी के अकॉर्डिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड बननी शुरू होगी। कैसे, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड 5 एंड टू 3 एंड, ध्यान रखिएगा 3 एंड टू 5 एंड। जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं 12th के अंदर तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये वाला, तो हर बार पूछता है ट्रांसक्रिप्शन कौन से एंड से कौन से एंड की तरफ चलता है, तो 5 एंड टू 3 एंड होता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब हमें पता है एडेनिन है तो एडेनिन के साथ क्या लगेगा, ऑलवेज थाइमिन। साइटोसिन है तो साइटोसिन के साथ क्या लगेगा, ग्वानिन। ये फिक्स है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ए के साथ ऑलवेज टी ही आके लगेगा, सी है तो सी के साथ जी लगेगा। अब कॉमन सी बात है, जब सी के साथ जी लग रहा
साथ क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, ठीक है। और जब A के साथ T है तो ऑब्वियसली T के साथ क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया हमारा सीक्वेंस, ये सीक्वेंस बन गया। और इन्हीं सीक्वेंस को ये बन गए कोड। अब इसको डिकोड करने के लिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि प्रोटीन्स यहाँ पर होते हैं। हर एक कोडिंग को रीड करने के लिए अलग अलग प्रोटीन्स यहाँ पर रखे गए हैं, जिनकी हेल्प से हम इन नाइट्रोजन स्पेस को रीड करते हैं, ठीक है। और तभी हम डीएनए के सीक्वेंस का पता लगा पाते हैं। इतनी सी ये बातें यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट इज जेनेटिक्स। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आया हुआ भी है बोर्ड के अंदर कि भाई जेनेटिक्स किसे कहते हैं। सिंपल टर्म में समझ सकते हैं, जब हम जीन्स की स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं जेनेटिक्स, ओके। जेनेटिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की यहाँ पर साइंटिफिक स्टडी करते हैं, हेरिडिटी के बारे में जानते हैं, उसमें आने वाले वेरिएशन के बारे में जानते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, जेनेटिक्स कहलाता है। It explore how trait and characteristics are passed down from parent to their offspring through generation. By studying genetics, scientists can understand why offspring resemble their parent, how diseases are inherited. भाई उन्होंने कहा जेनेटिक्स के अंदर में क्या क्या पता चला। जेनेटिक्स में क्यों भाई रचित काला कैसे आ गया, है ना, होगा कोई बच्चा तुम्हारी क्लास में, वो पूछ ले भाई गौरी गौरी कैसे हो गई, है ना। तो सिंपल सी बात है भाई, उनके जो पेरेंट होंगे, जैसे उनके पेरेंट्स हैं वैसे उनके बेबी आएंगे। तो जेनेटिक्स के अंदर हमने ये पता लगाया कि ये जो कलर कॉम्बिनेशन आया वो कैसे आया, भाई डिजीज कैसे आ गई, भाई बच्चा तो कुछ भी ऐसा नहीं खा रहा है, शुगर कैसे हो गया, वो तो दूध के अलावा कुछ भी नहीं पीता, शुगर कैसे हो गया, उसका बीपी हाई रहना कैसे शुरू हो गया। तो ये जो सारे टर्म्स हैं वो सारे टर्म्स हमने किसमें सीखी, किसमें जानी, साइंटिस्ट ने बताया जेनेटिक्स के द्वारा कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में डिजीज कैसे जा रही है, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में कैरेक्टर कैसे आए, कैसे उनका कलर आया, कैसे उनके आइज का कलर आया, कैसे उनके नोज चेन का शेप आया, कैसे उनके हेयर की स्ट्रक्चर आई, ठीक है। ये सब कुछ हम किसके अंदर रीड कर रहे हैं, जेनेटिक्स के अंदर। देखो बच्चों, अगर आप सही से पढ़ेंगे तो इसमें 5 के 5 नंबर आपके बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि इतना इजी चैप्टर है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें यही 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, या केस बेस में 3 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन देगा, जो कि मैंडल्स लॉ से है, ठीक है, जो हम आगे भी रीड करेंगे। वेरिएशन, भाई सब जानते हैं वेरिएशन, कहते हैं कि भाई आप सारे के एक जैसी हाइट के हैं, नहीं होंगे, क्या सबका कलर एक जैसा है, नहीं। और यही इंडिविजुअल डिफरेंस जो हम लोगों में देखा जा रहा है वही क्या कहलाता है, वेरिएशन, ठीक है। अब वेरिएशन जो है यहाँ पर जो डिफरेंसेस हैं वो डीएनए के सीक्वेंस की वजह से आते हैं। अभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके पीवाईक्यू के अंदर 2019 में ये दे रखा, और आई थिंक अभी रिसेंटली 2021 के 22 में भी क्वेश्चन आया है कि हाउ टू क्रिएट द वेरिएशन, कैन यू राइट द फैक्टर्स। भाई उसने पूछा भाई वेरिएशन कैसे आया, क्या आप इसके फैक्टर्स लिख सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में आया हुआ है। सिंपल सी बात है, वेरिएशन कैसे आया, डीएनए एरर की वजह से। आपको एक टर्म लिखनी है, ड्यू टू द डीएनए एरर, ठीक है। वेरिएशन क्या है, इंडिविजुअली डिफरेंसेस क्या कहलाते हैं, वेरिएशन। वेरिएशन कैसे आया, जब डीएनए में एरर आया तो क्या क्रिएट हुए, वेरिएशन क्रिएट हुए, ठीक है। तो यहाँ पर जब वेरिएशन आएगा तो उनकी हाइट, उनका कलर, ठीक है, आइज का कलर सब कैसा हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। अगर आप अपने घर में देखेंगे तो क्या घर में 3 बहन भाई हैं, 4 बहन भाई हैं, तो क्या वो सब एक जैसे हैं, नहीं। अब यहाँ पर जो वेरिएशन का आपको एग्जाम्पल दे रखा है आपके एनसीईआरटी के अंदर, ईयर लोब का दे रखा है। आप अपने घर में देखना जा करके, जितने भी मेंबर हैं सबसे पहले अपने मम्मी पापा का देखना कि आपके मम्मी पापा के ईयर लोब कैसे। ईयर लोब किसको कहते हैं, जहाँ पर मैंने इयरिंग्स डाल रखे हैं, ये जो मोटी सी लोब होती है उसको हम कहते हैं यहाँ पर ईयर लोब, ठीक है। अब इसको कैसे कहते हैं, 2 टाइप्स के ईयर लोब बताते हैं, एक हैंगिंग ईयर लोब होते हैं, एक अटैच ईयर लोब होते हैं। अटैच कैसे होते हैं, जो बिल्कुल ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, हमारे स्किन से क्या हो जाता है, ये ईयर जुड़ जाता है, उसको क्या कहते हैं, अटैच ईयर लोब। और जैसे अलग रहता है, गैप उसके बीच में रहता है, उसको कहते हैं हैंगिंग ईयर लोब। तो ये वेरिएशन आपकी बुक में दिखा रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ यही एग्जाम्पल यहाँ पर पूछा जाता है वेरिएशन का।
ठीक है। तो आप देखिएगा कि अगर मम्मी पापा के दोनों के हैंगिंग होंगे ये लोग, तो ऑब्वियसली ऑफ स्प्रिंग में भी कैसे जाएंगे, हैंगिंग। एक के हैंगिंग और एक के अटैच होंगे तो वहाँ भी ऑफ स्प्रिंग में क्या देखने के लिए मिलेगा, वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं क्रोमोसोम। वैसे तो हम तुमको बता ही चुके हैं कि क्रोमोसोम्स क्या होता है, ये एक नॉन डीएनए मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, बहुत सारे जीन्स को कैरी करता है, जीन्स यहाँ पे लगे हुए होते हैं, ये सेल न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। और हमने 9th में बहुत डीपली पढ़ा है कि यहाँ पे क्रोमैटिड्स के रूप में होते हैं, फिर जब सेल का डिवीजन होता है तभी पेयरिंग में आते हैं, तब क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। ह्यूमंस में 23 पेयर्स में क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल। आप कह सकते हैं 46 एमसीक्यूज में क्वेश्चन आया ये वाला कि हाउ मेनी टोटल क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग्स, और ऐसे ही पूछा हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ए पेयर इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, एक सेट जहाँ पे इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पैरेंट क्रोमोसोम्स कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। भाई क्रोमोसोम्स किस चीज़ के लिए एसेंशियल है, ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए और रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, अब आता है जीनोटाइप। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक जीनोटाइप। ठीक है, यहाँ पर 2 टाइप्स के कैरेक्टर्स हम रीड करते हैं, जीनोटाइप होता है, एक फिनोटाइप होता है। जीनोटाइप यानी कि जो इनहेरिटेड है, जीन्स की वजह से आ रहे हैं, जो हमारे बाय बर्थ कैरेक्टर्स आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जीनोटाइप। जैसे लिखा हुआ है कि जीनोटाइप जो रिफर्स होता है जेनेटिकल मेक ऑफ द ऑर्गेनिज्म, द स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ एलील इट कैरी फॉर अ गिवन ट्रेट एज द इंस्ट्रक्शन सेट इनहेरिटेड फ्रॉम द बोथ पैरेंट एंड डिटरमाइन। देखो ज़्यादा इतना सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि 1 नंबर में आता है, इतना ज़्यादा कोई डीपली क्वेश्चन आता नहीं। एक सिंपल सी टर्म में याद रखिए, बाकी की बुक में आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, उसमें आप रीड कर सकते हैं। जीनोटाइप का मतलब है ऐसे कैरेक्टर्स जो जीन की वजह से आए और बाय बर्थ यानी कि बर्थ के टाइम से आ रहे हैं। जैसे आपके क्या कहते हैं, ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुपिंग आपकी बाय बर्थ होगी, जो मम्मा पापा से होगी वही आपके कैरेक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आई का कलर हो गया, आपके हेयर का कलर हो गया, आपके ये कैसे हो गए, बाय बर्थ हो गए। ठीक, तो ऐसे कैरेक्टर्स जो बाय बर्थ आ रहे हैं, इनहेरिटेड जीन्स के द्वारा आ रहे हैं, वो कैरेक्टर्स कहलाएंगे जीनोटाइप। दूसरे हमारे पास आते हैं यहाँ पर फिनोटाइपिक कैरेक्टर इसी के साथ। ठीक है, जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फिनोमिना। फिनोटाइप का मतलब होता है फिनोमिना, यानी कि जो कैरेक्टर्स हमने बाहर से लिए हैं, बाहर से ग्रैब किए हैं या आफ्टर बर्थ हमने एडमायर किए हैं, वो कैरेक्टर्स हमारे कहलाते हैं फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स। इसी के साथ यहाँ पर एक टर्म आती है रिसेसिव टर्म। ठीक है, रिसेसिव किसे कहते हैं, हमारे पास 2 टर्म्स हैं, अभी इसमें आगे नोट्स में आएगी। दूसरे डोमिनेंट, एक है डोमिनेंट, एक है रिसेसिव। ठीक है, डोमिनेंट किसको कहते हैं, देखो घर में आपने देखा होगा अगर पापा टॉल है और मम्मा ना तो टॉल है ना शॉर्ट है, दैट मीन्स ठीक हाइट है उनकी। ठीक है, तो आपने देखा कि सारे के सारे भाई बहन जो हैं उनकी जो हाइट है वो सबके सब टॉल गए, वे 5 फुट 2 इंच 3 इंच से ऊपर के नॉर्मल हाइट वाले माने जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो किस में आएंगे, टॉल में आएंगे। तो आपने देखा कि भाई घर में 3 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, सब कैसे हैं, टॉल हैं। तो करेक्टर कौन सा एक्सप्रेस हुआ, पापा वाला, और जो करेक्टर पापा वाला एक्सप्रेस हुआ वो क्या कहलाएगा, डोमिनेंट। यानी कि आप डोमिनेंट की सिंपल डेफिनेशन कह सकते हैं कि दोज कैरेक्टर विल बी एक्सप्रेस इन अ नेक्स्ट जनरेशन। भाई ऐसे कैरेक्टर जो नेक्स्ट जनरेशन में क्या कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो कहलाएंगे डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं करते वो कहलाते हैं रिसेसिव। Those characters are not expressed in the next generation by onset is called the recessive character। ठीक है, अब यहाँ पर recessive हो गया, dominant हो गया। देखो ये रहा dominant character जो मैंने बताया आपको अभी। ठीक है, इसके साथ आता है acquired और inherited। देखो जैसे जेनेटिक था और जैसे का फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक था, सेम इसी तरीके से यहाँ पे एक्वायर्ड इनहेरिटेड है। भाई आपने देखा होगा आपको फ़ोन चलाना आता है, आपको स्विमिंग भी आती है, क्या आपके पापा को आती है, क्या आपकी मम्मा को आती है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। क्यों, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमने बाय बर्थ ले लेते होते हैं, यानी कि जो हम जन्म से ही जानते हैं, हमें सब कुछ आता है जन्म से ही। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमने जन्म के बाद सीखे होते हैं। तो जो जन्म से कैरेक्टर आए उनको कहते हैं हम एक्वायर्ड इनहेरिटेड कैरेक्टर। क्या कहते हैं, इनहेरिटेड। इन का मतलब अंदर है, ठीक है, हेरिटेड मतलब जेनेटिकली है, बाय बर्थ हमारे अंदर कैरेक्टर्स आ रहे हैं। जो कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर जो हमारे बाय बर्थ आ रहे हैं उनको कहते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर। जैसे मैंने बताया भाई कलर हो गया, आइज का कलर हो गया, हेयर की स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है, ये हाइट हो गई, ये सब क्या होते हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टर। ऐसे कैरेक्टर जो हम आफ्टर बर्थ गेन करते हैं वो कहलाते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड जैसे स्विमिंग हो गई, ठीक है, आपने फ़ोन चलाना सीखना हो गया, बाइसिकल चलाने सीखनी हो गई, ये सब कैसे कैरेक्टर हो गए आपके, एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, ये छोटा सा यहाँ पर डिफरेंस है इनहेरिटेड और एक्वायर्ड कैरेक्टर का। फिनोटाइपिक ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है,
नेक्स्ट आता है जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन मैंने आपको बताया जीन्स की वजह से जो वेरिएशन क्रिएट हो रहा है ऑफ स्प्रिंग के अंदर, वो क्या कहलाता है? जेनेटिक वेरिएशन। किस वजह से आया था? डीएनए एरर की वजह से। ठीक है, इसके साथ ही अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे एक्यूमुलेशन वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। भाई रिप्रोडक्शन के दौरान हमारे अंदर वेरिएशन कैसे आया। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इस टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। आपके एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल देकर के इस टॉपिक को समझाया गया है, जो आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर आपको बताया है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है बीटल्स का। ठीक है, उन्होंने कहा कि बीटल्स थी कि विद इन द सेम स्पीसीज कैन डिस्प्ले रेंज ऑफ कलर्स ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन। भाई जो बीटल्स यहाँ पर दिखाई दी, उनका जनरेशन में उनके क्या होने लगा? कलर चेंज आने लगा। अब उन्होंने यही बताया कि एनवायरमेंट की वजह से ये ऑफ स्प्रिंग में चेंज कैसे गए। भाई जो कलर था वो कलर चेंज कैसे हो गया कि एनवायरमेंट विद डार्क सॉइल और डार्कर कलर बीटल्स आर लेस विजिबल टू प्रेडेटर्स। जब बीटल्स का कलर डार्क था तो वो क्या होती थी? दिखाई नहीं देती थी, तो उनके प्रेडेटर्स उनको ढूंढ नहीं पाते थे। ढूंढ नहीं पाए तो वो लॉन्ग टाइम तक क्या कर पाती थी? सर्वाइव कर पाती थी। ठीक है, अगर एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जब इनका कलर क्या होने लगा? लाइट हो गया। ठीक है, तो ये क्या करने लगे? उसमें एकदम चमकने लगे, तो प्रेडेटर्स इनको क्या करने लगे? ईट करने लगे। क्या कहा आगे कि गिविंग देम सर्वाइवल एडवांटेज। जब डार्क कलर था तो सर्वाइव करने में क्या हो रही थी? आसानी हो रही थी, क्योंकि वो एनवायरमेंट के में अपने आप को क्या कर पा रहे थे? एस्केप कर पा रहे थे और प्रेडेटर से बच पा रहे थे। These beetles are more likely to survive, reproduce and pass on their colored genes to the next generation। और ऐसे beetles अपने characters next generation में क्या कर पा रहे थे? पास ऑन कर पा रहे थे। Over many generation, the frequency of darker colored gene increase in the population. Lighter beetles are gradually selected against, while darker variant thrive. The shift in population traits over time is clear example to how accumulation combined with natural selection drive evolutionary change। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक इवोल्यूशनरी चेंज के बारे में बताया, इसके अकॉर्डिंग नेचुरल सिलेक्शन। ये क्वेश्चन है, हमारे पास टॉपिक था पहले हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन हमारे में से कट हो चुका है, बट कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। यहाँ तक कि आप 10th के बाद जब कंपटीशन में बैठते हैं तो क्वेश्चन आता है कि हु प्रपोज द नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। चार्ल्स डार्विन या एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के बारे में बताया। क्या कहा था इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन में? कहा था कि जो नेचर में फिट है वही अपनी जनरेशन को क्या कर पाएगा? आगे बढ़ा पाएगा। दैट मीन्स आप एक लाइन बोल सकते हैं, जो फिट है वही हिट है। भाई सिंपल सी बात है, अगर ये डार्क बीटल्स अपने आप को छुपा पा रहे हैं तो वो बच पा रहे हैं, और जब बचेंगे तो उनकी जनरेशन क्या होगी? आगे बढ़ेगी। ठीक है, और जो छुप ही नहीं पा रहे तो प्रेडेटर्स उनको क्या करेंगे? बार बार ईट कर लेंगे। जब ईट कर पाएंगे तो उनकी जनरेशन कहाँ से बढ़ेगी? ठीक है, तो यही बात यहाँ पड़ेगा कि वेरिएशन, फिर कैसे वेरिएशन आया? उनकी जनरेशन में क्या आ गया? वेरिएशन आ गया। किसकी वजह से? एनवायरमेंट की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर रीड करते हैं व्हाई इट मैटर्स, कि भाई ये क्यों यहाँ पर कौन से क्या था, ये मैटर्स क्या थे। नंबर 1 रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड किए गए। इवोल्यूशंस के लिए यहाँ पर इवोल्यूशंस के बारे में बताया गया। जेनेटिक वेरिएशन गिव नेचुरल सिलेक्शन समथिंग जो कि एड ऑन। अब देखो जैसे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा गया? न्यू स्पीसीज आई, जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पर बहुत सारे जेनेटिक वेरिएशन नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा यहाँ पर दिखाई दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन आए और वहाँ पर चेंजेस नजर आने शुरू हो गए। यहाँ पर पॉपुलेशन जब इंक्रीज हुई तो जेनेटिकली डाइवर्स होने लगा पॉपुलेशन के अंदर, और इसी के साथ यहाँ पर एडेप्टिंग कैपेसिटी बढ़ी, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन क्या होने लगी? चेंज होने लगी। जब पॉपुलेशन चेंज हुई, यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन आया तो वहाँ पर चेंजेस देखने के लिए हमें मिले। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वेरिएशन एक्यूमुलेशन ओवर जनरेशन। भाई वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन कैसे आएगा? मैंने आपको अभी अपने पिछले टॉपिक में भी बताया था कि वेरिएशन किसकी वजह से आता है? डीएनए एरर की वजह से।
ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम ये है कि भाई जनरेशन टू जनरेशन यहाँ जो वेरिएशन आया वो किसकी वजह से आया, म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन क्या होता है, अगर एक वर्ड में कोई आपसे पूछे व्हाट इज द म्यूटेशन, तो सडन चेंज इज कॉल्ड द म्यूटेशन। जो अचानक से चेंज आया, चेंज किस में आ रहा है, डीएनए में आ रहा है, तो जो चेंज आया वही क्या कहलाता है, म्यूटेशन। और उस म्यूटेशन की वजह से क्या आया, वेरिएशन, जो हमें जनरेशन टू जनरेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है। सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, अब वेरिएशन के सोर्सेज क्या है, मैंने आपको बताया डीएनए एरर की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर वेरिएशन आना शुरू हो गया। ठीक है। तो सोर्सेज क्या है, नंबर 1 क्रॉसिंग ओवर, नंबर 2 इंडिपेंडेंट एसोर्बमेंट। अब क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, बस सिंपल सी बात है, मियोसिस डिवीजन हो रहा है। मियोसिस में क्या होता है, जब एक पैरेंटल सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती है वो मियोसिस होती है, और जब एक पैरेंटल सेल से 2 डॉटर सेल्स बनती हैं तो वो क्या कहलाता है, माइटिक डिवीजन कहलाता है। तो मियोसिस डिवीजन के दौरान यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, अब होमोलोगस का मतलब होता है सेम गैमेट और हेटेरोगेमस का मतलब होता है डिफरेंट गैमेट। ओके। तो उन्होंने कहा कि होमोलोगस क्रोमोसोम जब एक्सचेंज कर लेते हैं सेगमेंट्स को, जिसकी वजह से सफलिंग हो जाती है, और सफलिंग की वजह से जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर न्यू कॉम्बिनेशन बना लेता है, और न्यू कॉम्बिनेशन बनाने की वजह से यहाँ पर उसमें क्या जाता है, चेंज। जैसे भाई एक लेडी है, उसकी कर्ली हेयर है, ठीक है, अगर उस कर्ली हेयर लेडी वाले की शादी एक सिंपल स्ट्रेट हेयर वाले बॉयज के साथ करवा दी जाए तो क्या होंगे, दोनों के कैरेक्टर्स डिफरेंट हैं, एक तरफ कर्ली हेयर है, एक तरफ हमारे स्ट्रेट हेयर है। जब उनकी क्रोमोसोम सिफलिंग होंगी तो वहाँ पर हमें वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि जो नया बेबी आया, यहाँ पर जो न्यू ऑफस्प्रिंग आया, उसके हेयर बहुत ज़्यादा कर्ली आ जाए, हो सकता है बिल्कुल स्ट्रेट आ जाए, उसके प्रॉपरली ऐसे भी हो सकता है कि एक बेबी की कर्ली हेयर गए और एक बेबी के यहाँ पर क्या गए, स्ट्रेट हेयर गए, तो हमें वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। तो उन्होंने यहाँ पे बोला क्रॉसिंग ओवर, यानी कि जब हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, और हमें यहाँ पे एक नया कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है। इंडिपेंडेंट एसोर्बमेंट की बात करें तो उन्होंने सेम बोला है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट एसोर्बमेंट का मतलब होता है हर एक कैरेक्टर अपने आप को क्या करता है, यहाँ पर इंडिपेंडेंटली शो ऑफ करता है। ठीक है। इंडिपेंडेंटली शो ऑफ का मतलब जितने भी कैरेक्टर होंगे और नेक्स्ट जनरेशन में जब ये क्रॉस कनेक्शन करेंगे तो वहाँ पर इंडिपेंडेंटली हर एक कैरेक्टर अपने आप को शो ऑफ करेगा। ठीक है। जैसे मैंने भी कहा कि भाई कर्ली हेयर वाली लड़की की शादी स्ट्रेट हेयर वाले के साथ करवा दी गई, तो वहाँ पर दोनों ही कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि ड्यूरिंग मियोसिस क्रोमोसोम्स पेयर एलीन एंड सेपरेट रैंडमली इनटू गैमेट्स, ईच क्रोमोसोम्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर्स, resulting in millions of possible chromosomes combination of resulting sex cell। यानी कि यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन करेंगे और रिजल्ट के तौर पर हमें न्यू कैरेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए मिलेंगे या यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है। आई होप कि वेरिएशन टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि वेरिएशन कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, और ये एसेंशियल भी है कि वेरिएशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल। ठीक है। आपके बार बार मैं बता रही हूँ कि बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा कि वेरिएशन सर्वाइव करने के लिए एसेंशियल है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हेरिडिटरी ट्रेस थ्रू द जीन्स एंड डीएनए, डोमिनेंट, रिसेसिव, हम ये सब चीज पढ़ चुके हैं। ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर लॉज के बारे में, भाई ठीक है, मेंडल्स के लॉज की ये सब चीजें हम रीड कर चुके हैं। ठीक है। हेरिडिटरी पासिंग ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, कि जो हेरिडिटल कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे जाते हैं। ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था भाई पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग कैसे आना है, बाय द क्रोमोसोम क्रॉस कनेक्शन होगी, न्यू ऑफस्प्रिंग में हमारा क्या चले जाएंगे, जब सिप्लिंग होगी क्रोमोसोम्स की तो कैरेक्टर्स वहाँ पे क्या करने लगेंगे, पास ओवर होने लगेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हेरिडिटी। एक व्हाट इज द हेरिडिटी, आप एक सिंपल टर्म में कह सकते हैं द कैरेक्टर ट्रांसफर इन नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड द हेरिडिटी। भाई हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवंशिक। आनुवंशिक मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा हो, आपके दादा दादी, नाना नानी, फिर आपके पापा मम्मी, और फिर आप में, और आपसे आपके बेबीज में, फिर उनके बेबीज में जो कैरेक्टर हमारे ट्रांसफर होते जा रहे हैं वही क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल टर्म में हमने कहा कि हेरिडिटी प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टर्स हमारे क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। कहाँ से? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। अब इस हेरिडिटी के लिए यहाँ पर ये चीजें मैं कैसे पता लगाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि सच में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? किसी ने कह दिया और हमने मान लिया। तो सिंपल सी बात थी कि भाई यहाँ पर क्या है, एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस बात को क्या करा, यहाँ पर बताया कि हाँ ऐसा होता है। हमारे कैरेक्टर पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि जनरेशन टू जनरेशन क्या कर जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। जैसे अगर किसी एक पीढ़ी में कोई डिजीज है, शुगर हो गई, ठीक है, अब वो क्या होगा, अगर किसी को है, किसी पेरेंट्स को है, तो ऑब्वियसली उसके बच्चे में, उसके ऑफस्प्रिंग में वो डिजीज जाएगी ही जाएगी, ठीक है। अब इसकी बात किसने बताई? साइंटिस्ट आए मैंडल, जिनका नाम था जॉर्ज मैंडल। इन्होंने यहाँ पर क्या करा, एक प्लांट लिया, उस प्लांट का नाम था पी प्लांट। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। आपके एमसीक्यूज में बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द पी प्लांट। तो पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सटाइवम। बच्चों एक चीज का और ध्यान रखना कि जब आप साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो साइंटिफिक नेम कैसे लिखेंगे। बस सिंपल सी बात है, अगर आप साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा इन्होंने, भाई मैंने कहा कि यहाँ पर उन्होंने क्या करा, पाइसम सटाइवम इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। और साइंटिफिक नेम अगर हम लिख रहे हैं तो कैसे लिखा जाएगा? क्यों? जब कोरोना टाइम हुआ था तो कोरोना टाइम में आप लोगों का फर्स्ट हाफ यानी कि 10th का फर्स्ट हाफ एमसीक्यूज बेस्ड रखा गया था और सेकंड हाफ में आपके क्वेश्चंस आए थे। तो उस समय पर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आया था, वहाँ पर आपको सारे के सारे पाइसम सटाइवम लिख करके दिए थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने यहाँ पर कहा कि ठीक है, जैसे पाइसम सटाइवम की अगर बात करें तो कैसे लिखा जा रहा है, मैं आपको 4 ऑप्शन दे रही हूँ लिख करके, ठीक है। ठीक है, जैसे अभी हम बहुत बात कर रहे थे कि भाई मेंडल ने पी प्लांट लिया, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें राइज होता है कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द पी प्लांट। तो पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सटाइवम। अब हम बात कर रहे थे कि भाई बोर्ड में जो क्वेश्चन आया था यहाँ पर आपको एमसीक्यूज दे दिए गए, ठीक है। हमने क्या कहा, पी प्लांट का नेम क्या है? पाइसम सटाइवम। अब यहाँ पर पूछता है कि भाई ठीक है, सही वाला पाइसम सटाइवम छाट दीजिए, उसका सही ऑप्शन पे टिक लगा दीजिए। अब इसमें से सब किस वाले लिखी हुई, ये भी पाइसम सटाइवम है, ये भी पाइसम सटाइवम है, ये भी पाइसम सटाइवम है और ये भी पाइसम सटाइवम है। फिर कौन सा वाला नेम करेक्ट है? तो देखो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट। क्यों? क्योंकि जब साइंटिफिक नेम हम राइट करते हैं तो साइंटिफिक नेम राइट करने के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे नंबर 1, भाई जो साइंटिफिक नेम है तो इसमें 2 नेम होते हैं। फर्स्ट नेम कहलाता है जेनरिक नेम या इसको आप बोल लीजिए जीनस, ठीक है। सेकंड नेम कहलाता है यहाँ पर जीनस, सॉरी स्पीसीज, इसको क्या कह सकते हैं आप? स्पीसीज, ठीक है। ये स्पीसीज हो गई और फर्स्ट नेम हमारा क्या हो गया? जीनस हो गया। कभी कभी इसको जेनरिक नेम के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई कहते हैं कि जेनरिक नेम कौन सा है तो फर्स्ट नेम इज कॉल्ड द जेनरिक नेम या जीनस एंड सेकंड नेम इज कॉल्ड द स्पेसिफिक नेम या स्पीसीज, ठीक है। तो रूल नंबर 2 कहता है कि जो जीनस होता है, जेनरिक नेम होता है, उसका फर्स्ट लेटर हमारा कैसा बनता है? ऑलवेज भी कैपिटल। देखिए यहाँ पे पाइसम का पी कैसा बना हुआ है? कैपिटल बना हुआ है, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जो स्पेसिफिक नेम या स्पीसीज है इसका फर्स्ट लेटर कैसा बनेगा? स्मॉल। सटाइवम का एस कैसा बना हुआ है? स्मॉल। एंड रूल नंबर 4 जो लास्ट है ये क्या कहता है कि भाई जो जीनस यानी कि जेनरिक नेम और स्पेसिफिक यानी कि स्पीसीज दोनों को सेपरेट किया जाता है, अंडरलाइन किया जाता है। तो हमारे पास जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, स्पेसिफिक का फर्स्ट लेटर स्मॉल है और दोनों अलग अलग अंडरलाइन है, इसलिए हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है।
ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। और यहाँ पर आप क्या करेंगे कि भाई आपको पता चल जाएगा कि अगर आप कोई भी साइंटिफिक नेम दिया गया तो साइंटिफिक नेम किस तरीके से आपको देख करके सोच करके टिक लगाना है। ठीक है, तो मेंडल आए, मेंडल ने क्या करा था, पी प्लांट लिया और पी प्लांट का नेम हमने पता कर लिया पाइसम सटाइवम। अब क्वेश्चन दूसरा राइज होता है, आपके बोर्ड में भी आया हुआ है कि भाई मेंडल के यहाँ पे बहुत सारे प्लांट थे, फिर पी प्लांट ही क्यों चूज किया, वाई मेंडल चूज द पी प्लांट, पर क्यों चूज कर रहा है पी प्लांट, और भी कोई प्लांट ले सकता था। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है नंबर 1, जो हमारा पी प्लांट है ये कैसा होता है, बाइसेक्सुअल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कुछ भी लिखिएगा लेकिन ये 2 पॉइंट मिस मत कीजिएगा। नंबर 1 कि जो पी प्लांट है ये बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल आई होप कि पता होगा कि भाई सिंपल सी बात है, ऐसे फ्लावर ऐसे प्लांट जो क्या करते हैं, दोनों गैमेट एक साथ रख रहे हैं, तो ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल। और जिनके पास एक होता है मे बी मेल और मे बी फीमेल, वो क्या कहलाता है, यूनिसेक्सुअल। तो जो प्लांट हमारे पास पी प्लांट है ये क्या है, कैसा प्लांट है, ये बाइसेक्सुअल प्लांट है। नंबर 2 मेन कैरेक्टर, जो पी प्लांट है ये 2 से ज़्यादा कैरेक्टर को क्या करता है, शो ऑफ करता है। बाकी का नॉर्मल मेथड में कहीं भी किसी भी टेम्परेचर में ग्रो कर सकता है, ईजी है इसको ग्रो करवाना। आप एक छोटे से क्यारी बना करके गमले में भी इसको क्या करा सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। इसीलिए मेंडल ने यहाँ पर क्या करा था, पी प्लांट लिया और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। ठीक है, यहाँ मेंडल के 3 लॉज हैं। इन लॉ के बाद सिर्फ एक टॉपिक और आपका बचता है, सेक्स डिटर्मिनेशन। उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बच्चों देखो बार बार बता रही हूँ कि ये चैप्टर केवल और केवल 5 नंबर का है और इसमें मोस्ट प्रोबेबली केस बेस आता है या फिर 1 by 1 और 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर आपके आएंगे, जिसमें ये लॉज वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 3 मार्क्स का भी आ सकता है और अगर इसको एक लैंग्वेज फॉर्म में दे दिया तो वो केस बेस में 4 नंबर का आएगा। ठीक है, तो इसे प्लीज ध्यान से पढ़ना थोड़ा। तो मेंडल ने यहाँ पर 3 लॉज दिए प्लांट पी को लेकर के, जिसको उन्होंने हेरिडिटी को एक्सप्लेन किया था। लॉ कहता है हमारे पास, लॉ आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड लॉ आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्बमेंट। ठीक है, हम अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो सिंपल है कि भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कह रहा है हमारे पास, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि ओनली द डोमिनेंट कैरेक्टर विल बी पास ऑन इन द नेक्स्ट जनरेशन। भाई जो हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे, हमने आपको अपने चैप्टर में स्टार्टिंग में बताया था डोमिनेंट कैरेक्टर किसको कहते हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस उन्हीं डोमिनेंट कैरेक्टर के ऊपर बेस है, कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर विल बी पास ऑन इन द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक क्रॉस कनेक्शन करा के दिखाती हूँ। यहाँ पर उनको पता भी है कि भाई क्रॉस कनेक्शन जब करेंगे तो आपको पता रहेगा कि किस तरीके से यहाँ पर हमारे जो कैरेक्टर थे वो ट्रांसफर हुए। क्या करा मेंडल ने अपने फर्स्ट लॉ के लिए 2 तरीके के कैरेक्टर्स लिए, लेकिन सिंगल कैरेक्टर्स थे। एक प्लांट लिया जो कि टोल था, ठीक है, दूसरा प्लांट लिया जो कि हमारे पास ड्वार्फ। उन्होंने टॉल प्लांट के गैमेट्स, हमने आपको जब चैप्टर की स्टार्टिंग की तो आपको टर्म्स बताए थे, उसमें हमने आपको एलील पढ़ाया, उसमें आपको अपने फैक्टर पढ़ाया, तो हमने क्या कहा गैमेट्स पढ़ाए। तो हमने कहा कि यहाँ पर मेंडल ने 2 टाइप्स के प्लांट लिए, एक था प्योर टॉल, एक था प्योर ड्वार्फ, और इन्होंने यहाँ पे होमो गैमेट्स लिए। अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था होमो गैमेट्स यानी जो सिमिलर गैमेट्स होते हैं, यानी कैपिटल T और कैपिटल T डिनोट करता है टॉल प्लांट को, एंड दिस इज द होमो गैमेट्स। ड्वार्फ प्लांट लिया, इट इज आल्सो अ होमोगैमीज। ठीक है, जब यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट है और दोनों का जब क्रॉस कनेक्शन करवाया गया, जब क्रॉस कनेक्शन करवाया गया तो यहाँ पर हमारी जनरेशन बनी F1 जनरेशन, यानी कि फीलियल जनरेशन 1, जिनसे हमारे ऑफस्प्रिंग आए फर्स्ट जनरेशन के। क्या हुआ, जब कैपिटल T की क्रॉस कनेक्शन स्मॉल t के साथ कराई गई तो क्या बना, कैपिटल T स्मॉल t। क्या बन गया, कैपिटल T स्मॉल t। और इनको क्या कहा गया, दीज आर द टॉल प्लांट। बच्चों ये बोर्ड में भी आपने क्वेश्चन पूछा था, बोर्ड में आपको क्वेश्चन पूछा, उसने कहा कि बताइए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस व्हिच टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग आर कमिंग आउट। बट किस तरीके के ऑफस्प्रिंग यहाँ पर आए, तो कौन से ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं अपन जनरेशन में, टॉल प्लांट आ रहे हैं। लेकिन गैमेट्स कैसे हैं, हेट्रोगैमेट्स। हेट्रो का मतलब एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। ठीक है, तो हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग एप्पल जनरेशन में किस टाइप के प्लांट आए, टॉल प्लांट।
ठीक है, ये था आपका यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? देखो सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सेग्रीगेट करना, अलग करना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैनल ने ये बताया कि भाई जो हमारे कैरेक्टर्स हैं तो एवरी कैरेक्टर विल बी पास ऑन इन अ नेक्स्ट जनरेशन इंडिपेंडेंटली। कह रहा है हर एक ऑर्गेनिज्म जो कि 2 एलील्स कैरी करता है और ये जो एलील्स सेग्रीगेट होते हैं गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान, तो हर एक ऑफस्प्रिंग अपने अंदर जो एलील्स रखे हुए हैं पेरेंट्स से, तो वो अपने कैरेक्टर्स को ट्रेट मतलब कैरेक्टर्स को यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन में क्या करने लगता है? पास ऑन करने लगता है। कैसे? अब देखो हमारे पास क्या हुआ था, फर्स्ट जनरेशन के गैमेट कौन से आए? टॉल प्लांट आए, ठीक है। अब जब टॉल प्लांट आए तो हम जो सेकेंड जनरेशन बनाएंगे तो सेकेंड जनरेशन किससे बनाएंगे? फर्स्ट जनरेशन से बनाएंगे, ठीक है। जब फर्स्ट जनरेशन से हमने ये बनाने शुरू करे यहाँ पर, तो क्या करा हमने क्या करा है कि भाई अब गैमेट कौन से ले लिए? F1 जनरेशन वाले। हमने F1 जनरेशन वाले गैमेट लिए जो कि कैसे थे? हेटेरोगैमेट्स थे, ठीक है। अब इनके बीच में जो क्रॉस कनेक्शन करवाई गई, क्या देखा कि कैपिटल T की कैपिटल T से क्रॉस कनेक्शन करवाई तो क्या बन गया? कैपिटल T कैपिटल। फिर इसी कैपिटल T की क्रॉस कनेक्शन कराई गई दूसरे गैमेट से, क्या बना? कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। अब इस T की क्रॉस कनेक्शन करवाई गई इस वाले T से, क्या बन गया? कैपिटल T स्मॉल t। देन लास्ट वन हमारा बचा जिसको हमने क्या बनाया? स्मॉल t। देखना हमारे पास कैरेक्टर कौन से थे? एक टॉल प्लांट था, एक ड्वार्फ प्लांट था। F1 जनरेशन में कैसे आए थे? टॉल, बट कैसे थे? हाइब्रिड टॉल, हेटेरोगैमेट्स थे। अब यहाँ जब हमने सेग्रीगेट किया नेक्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या हुए? यहाँ पर हमारे पास प्योर टॉल प्लांट भी आए, हमारे पास यहाँ पर हाइब्रिड टॉल प्लांट भी आए, और यहाँ पर हमारे पास एक प्योर ड्वार्फ प्लांट भी आया। अगर आपसे यहीं पर बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टॉल प्लांट, भाई टॉल प्लांट की परसेंटेज क्या है? अब यहाँ पे टॉल कितने हैं? ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो टोटल टॉल कितने हो गए? 3। टोटल टॉल कितने हो गए हमारे पास? 3। और परसेंटेज अगर पूछ रहा है तो परसेंटेज टोटल कितनी मानी जाती है? 100%। अब 100% की अगर बात करें तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि हर एक यहाँ पर 25, 25, 25 का हुआ, तो 3 है तो 3 की परसेंटेज कितनी आ गई? 75%। यानी कि जो टॉल प्लांट है तुम्हारे वो कितने आ गए? 75%। और ड्वार्फ प्लांट कितना आया? 25%, ठीक है। यही वो क्वेश्चन मॉडिफाई कर देगा, क्वेश्चन कहेगा कि बताइए प्योर टॉल कितने आए, हाइब्रिड टॉल की परसेंटेज कितनी है और ड्वार्फ की परसेंटेज कितनी है। तो सिंपल सी बात है, प्योर टॉल कितने हैं? 25%, हाइब्रिड टॉल कितने हो गए? 50%, और प्योर ड्वार्फ कितने हो गए? 25%, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका बोर्ड में आता है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? बस सीधे सीधे पूछ लेगा व्हाट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड राइट द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की तो डेफिनेशन बता दी। अब इसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग जब में बताया ही था कि भाई ऐसे कैरेक्टर जिनको हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे फिनोटाइपिक कैरेक्टर कहलाते हैं। अब ऑब्जर्व यहाँ पे कितने टॉल हैं? 3 टॉल है, तो हमने क्या करा? यहाँ पर 3 लिख दिया। कितने ड्वार्फ हैं? 1 ड्वार्फ है, हमने 1 लिख दिया। ये हो गया इसका फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। ये हो गया इसका फिनोटाइपिक रेशियो। अब जीनोटाइपिक दैट मींस व्हेन वी आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू द जीन्स, भाई कितने प्योर हैं, कितने हाइब्रिड हैं, कितने ड्वार्फ हैं। जब हम इस तरीके से यहाँ पर इनको सेग्रीगेट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? उनका जीनोटाइपिक रेशियो। जैसे मैंने कहा प्योर टॉल कितने हैं? 1, ठीक है। प्योर हाइब्रिड टॉल कितने हैं? 2, और प्योर ड्वार्फ कितना है? 1। तो ये इसका क्या कहलाया? जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हुआ? फिनोटाइपिक रेशियो आ गया आपका 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ गया? 1:2:1। बच्चों जब हम बोर्ड की कॉपी देख रहे हैं प्लीज गैमीट चाहे आपके गैमीट आपको पर्पल या ब्लू बेटा सेग्रीगेशन हो डोमिनेंस या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट रेशियो
सिंपल है, रेशियो सेम रहेगा। जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, फिनोटाइपिक रेशियो आपका 1:1। इसे आप चेंज नहीं करेंगे, चाहे वो कितने भी गैमेट्स को यहाँ पर चेंज कर दें, ठीक है। ये बात आप समझिएगा। बच्चे गलत कर देते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, 4:1 लिख देते हैं, 4:2 लिख देते हैं। नहीं, बस आपको एक बात याद रखनी है, होगा अगर F1 जनरेशन है या जनरेशन है तो दे दिया गया है वही रेशियो आप आना है, ठीक है। और परसेंटेज भी सेम टू सेम ही आएगी। क्लियर हो गई बात। अब हमारे पास लास्ट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्या डिपेंडेंट लॉ कहता है कि इन दिस लॉ वी टेक द 2 or more character will be passed on generation independent। अभी तक कैरेक्टर्स ले थे, या हमने टॉल लिया या हमने हाइब्रिड ले लिया या ड्वार्फ ले लिया, सिंगल काम में कैरेक्टर्स लिए, बट इस समय 2 कैरेक्टर्स ले रहे हैं और 2 आपस में क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं, और हर एक कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली अपने आप को क्या कर रहा है, पास ऑन कर रहा है। कैसे? यहाँ पे सबसे पहले जब मैं तो क्या कर रहे हैं, येलो से मैंने लिया था येलो तो राउंड, ठीक है। फिर आप ग्रीन पी को अपने डिश में रख दिया, तो आपने तो क्या ऑलरेडी डिश में की थी मटर, लेकिन उसके क्या हुआ, जैसे बात कर रहे हैं कि बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट हमारा 3rd लॉ है, और अभी मैंने आपको बताया कि मेंडल ने यहाँ पर पी प्लांट जो लिया था, तो पी प्लांट क्यों लिया था, क्योंकि वो 2 से ज्यादा कैरेक्टर को क्या कर रहा था, शो ऑफ कर रहा था। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3rd लॉ के लिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट के लिए, कि मेंडल ने यहाँ पर राउंडेड येलो प्लांट लिए, ठीक है। तो पहले इसको समझ लो कि भाई कैरेक्टर शो कैसे कर रहा है। जो पी प्लांट है, पी प्लांट क्या करता है, आप घर में भी देखते होंगे, आपके पापा जब मटर लेकर के आते हैं तो बड़ी सुंदर सी लगती है, ग्रीन कलर की, उसके सीड कैसे होते हैं, राउंडेड होते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर कितने हो गए, 2, ग्रीन है और राउंड है, ठीक है। आपने इसी मटर को ऐसे ही छोड़ दिया, कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आप 2 से 3 दिन अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो कलर क्या हो जाता है, चेंज। कैसा कलर होता है, येलो, लेकिन उसके सीड कैसे रहते हैं, राउंड। तो यहाँ पर दूसरा कैरेक्टर कौन सा आया, राउंडेड येलो, ठीक है। एक कैरेक्टर हमारे पास आया राउंडेड ग्रीन, दूसरा कैरेक्टर कौन सा आया, येलो राउंड। तीसरा क्या होता है, आपने इस ग्रीन पी को क्या करा, फ्रिज में रख दिया, तो वहां पर इसका कलर तो ग्रीन का ग्रीन रहेगा, लेकिन जब आप 1 वीक के लिए इसको छोड़ देते हैं तो उसके जो दाने होते हैं, सीड जो होते हैं, वो रिंकल्ड हो जाते हैं। तो 3rd कैरेक्टर हमारा कौन सा जाता है, रिंकल्ड ग्रीन। सेम इसी तरीके से जो जब ये येलो कलर में कन्वर्ट हो गई थी और येलो वाले को फिर एज इट इज आप बाहर छोड़ देते हैं, तो उसके सीड भी क्या हो जाते हैं, रिंकल्ड हो जाते हैं। तो 4th 1 कैरेक्टर्स हमारे पास कौन सा आया, येलो रिंकल, सॉरी, एक आ गया आपके पास राउंडेड येलो, दूसरा आ गया आपके पास राउंडेड ग्रीन, तीसरा आ गया आपके पास रिंकल ग्रीन, और चौथा आ गया रिंकल राउंडेड यहाँ पर है ग्रीन, ठीक है, राउंडेड ग्रीन। अब यहाँ पर क्या करा उन्होंने कि जो मेंडल थे, मेंडल ने राउंडेड येलो की क्रॉस कनेक्शन यहाँ पर रिंकल ग्रीन के साथ करवा दी गई। किसके साथ करवा दी, रिंकल ग्रीन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिंकल ग्रीन जब इन्होंने लिया तो इन्होंने जो
गैमेट्स लिए, कैसे लिए भाई, राउंड के लिए शो क्या करा, कैपिटल आर कैपिटल आर, क्योंकि मैंने कहा था एलील किस में चलते हैं, पेयर में चलते हैं। येलो को किससे शो करा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहाँ रिंकल्ड किससे शो किया, स्मॉल आर, क्या बनाया स्मॉल आर, और ग्रीन को किससे शो किया, स्मॉल वाई से। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा राउंडेड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ये आपके गैमेट्स थे। जब इन्होंने देखा कि भाई जब इनकी आपस में क्रॉस कनेक्शन कराई तो गैमेट आए हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई, और जब इनकी क्रॉस कनेक्शन कराई तो गैमेट आए हमारे पास स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, बड़ा बहुत पहुंच हो जाता, इसलिए सिंगल सिंगल करके गैमेट्स की यहाँ पर क्रॉस कनेक्शन करवाई। जब इनकी क्रॉस कनेक्शन आपस में करवाई तो हमारे पास गैमेट आया कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, यहाँ पर मैंडल ने गैमेट्स रेडी कर लिए क्रॉस कनेक्शन करवाने के लिए। जब आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो बोर्ड में केवल क्या आता है कि व्हाट इज द इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ एसॉर्टमेंट एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट ड्रॉ द क्रॉस कनेक्शन बिटवीन दैम। जो यानी जो भी उन्होंने गैमेट्स दिए थे उनके बीच में आप क्या करेंगे, करवाइए क्रॉस कनेक्शन करवा करके दिखाइए। तो यहाँ पर हमने पहले डेफिनेशन पढ़ ली कि टू कैरेक्टर्स क्रॉस विद टू ईच अदर एंड एवरी कैरेक्टर विल बी पास ऑन इन द नेक्स्ट जनरेशन इंडिपेंडेंटली। अब यहाँ पर गैमेट तैयार किए तो क्या करा उन्होंने, यहाँ पर एक स्क्वायर रेडी किया जिसके अंदर उन्होंने गैमेट की क्रॉस कनेक्शन करवाई। आपको सिंपल टर्म में याद रखना है, आपको 4 कॉलम बनाने हैं यहाँ पर। ठीक है, 1 2 एंड 3 एंड 4। सेम इधर भी आपको रोज भी आपको 4 बनानी है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, बड़े ही ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान है, टफ नहीं है। आपको केवल गैमेट ध्यान रखने हैं, गैमेट की सीरीज याद रखनी है। सबसे पहले आपको गैमेट लेना है कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर लेना है आपको कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर आपको लेना है स्मॉल आर कैपिटल वाई, और लास्ट में लेना है स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये कैपिटल वाई है। अब सेम जिस डिजिट में आपने यहाँ पर रखा है, जिस सीरीज में आपने यहाँ रखा है, सेम इसी सीरीज में आपको ऊपर रखना है कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो क्या कर रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर क्या था कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, थर्ड वन क्या था, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फोर्थ वन क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब क्या करना है, इससे हमें पूरा ये स्क्वायर फिल करना है। कैसे फिल करना है, हमारे पास ये जो फर्स्ट गैमेट है इनकी आपस में क्रॉस कनेक्शन कराएंगे। जब इस कैपिटल आर की इस कैपिटल आर से क्रॉस कनेक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या आया, कैपिटल आर कैपिटल आर। सेम जब कैपिटल वाई की कैपिटल वाई से करवाई तो क्या आ गया, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। सेम अब इसकी क्रॉस कनेक्शन इससे करवाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर करवाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेम अब इसकी इससे करवाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेम इसी तरीके से अब आपको इन गैमेट की इन चारों से करवानी है, यहाँ फिल कर देना है, फिर इसकी करवानी है, इन चारों से करवानी है और इधर फिल कर देना है। हम लास्ट वाले की करवाते हैं। लास्ट वाले की जब आप क्रॉस कनेक्शन करवाते हैं तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। इस पूरे स्क्वायर में आप एक चीज नोटिस करेंगे कि एक सिंगल गैमेट ऐसा है जिसके चारों के चारों लेटर स्मॉल आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बारे में क्या पता लगाते हैं कि पूछता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट। ठीक है, कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट में इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या है। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ जाता है, हमारे पास रेशियो आ जाता है 9 रेशियो, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 9 रेशियो। ठीक है, 9 रेशियो 3 रेशियो 1। ठीक है, अब ये कहता है, अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं 9 रेशियो 3 रेशियो 1 किसको डिनोट करते हैं। तो 9 हमारे यहाँ पर राउंडेड येलो आते हैं, 3 हमारे यहाँ पर राउंडेड ग्रीन आते हैं, और 3 हमारे यहाँ पर राउंडेड रिंकल्ड येलो आते हैं, और 1 हमारा रिंकल्ड ग्रीन आता है। बस आपको इतनी बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्लियर है इतनी बात?
आई होप कि आपको तीनों लोग अभी तक समझ में आए होंगे। बेटा एक चीज का और ध्यान रखना, क्योंकि बोर्ड में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक्सप्लेन एंड क्रॉस इन अ पुनेट स्क्वायर। जो क्रॉस दिखाना था वो पुनेट स्क्वायर में दिखाना था। ध्यान रखना, अगर बोर्ड में क्वेश्चन उन्होंने कह दिया क्रॉस करके दिखा दो गैमेट्स में, तो आप क्रॉस ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन अगर उसने एक स्पेसिफिक वर्ड दे दिया पुनेट स्क्वायर, तो फिर आपको वो पुनेट स्क्वायर में ही देना पड़ेगा। पुनेट स्क्वायर का मतलब होता है एक बंद डब्बा। आप उसे काइट की फॉर्म में बना लें, आप उसे स्क्वायर फॉर्म में बना लें। जैसे अगर मैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करूं, तो उसने कहा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को आप पुनेट स्क्वायर में समझाइए, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा था, या आप फर्स्ट लॉ ले लीजिए, आसान है क्योंकि समझाना तो कोई सा भी आ जाए, करना सेम तरीके से ही है, ठीक है। तो देखना क्या करना है, मैंने यहाँ पर क्या करा, एक काइट फॉर्म कर ली, ठीक है, काइट बना ली। मैंने इसके 4 कॉलम बना लिए। मैंने क्या करा था, फर्स्ट रो ले लेती हूँ। फर्स्ट रो में हमने क्या करा था, टॉल प्लांट लिए थे, और टॉल प्लांट की क्रॉस कनेक्शन किससे करवाई थी, डॉर्फ प्लांट से। ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, तुम्हें सोचना ही नहीं है। तुम्हें पता था कि 2 तरह के कैरेक्टर्स लेने हैं, तो तुमने 2 तरह के कैरेक्टर्स ले लिए। तुम्हें पता था नंबर 1 में हमारे टॉल प्लांट बन रहे हैं, अगर इसकी क्रॉस कनेक्शन से कराई तो हमारे पास क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसकी क्रॉस कनेक्शन कराई तो क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अब सेम इसी तरीके से मैं F2 जनरेशन शो करूं तो देखना जरा, F2 जनरेशन में क्या हुआ। F2 जनरेशन में क्या थे, हमने हेटेरोगैमेट्स लिए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। दोनों समझा रही हूं, इसलिए कोई सा भी आ जाए। तो क्या करा, जब इसकी क्रॉस कनेक्शन इससे हुई तो क्या बना, कैपिटल टी। फिर इसकी क्रॉस कनेक्शन दूसरे से करवाई गई तो क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसकी क्रॉस कनेक्शन करवाई तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट में क्या आ गया, स्मॉल टी। जब आप इस फॉर्म में बनाते हैं, या इसको आप इस तरीके से बना लीजिए, ठीक है, पूरा बंद कर दीजिए। यहाँ पर आप यहाँ ले लीजिए, क्रॉस कनेक्शन करवा लीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी से। तो जब आप बंद बॉक्स बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, पुनेट स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, बोर्ड में क्वेश्चन आया, अगर पुनेट स्क्वायर पूछता है तो आपको इसी फॉर्म में आपको क्रॉस कनेक्शन देनी है, ठीक है। ये थे आपके मैंडल्स के 3 लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट का एक जीनोटाइपिक रेशियो होता है, आप बड़े आसान से याद रख सकते हैं, 121, 24, 242, ठीक है। ऐसे याद रख करके आप उसके बीच में रेशियो लगा दीजिएगा, क्योंकि बच्चे फिर गड़बड़ कर देते हैं। वैसे बहुत रेयर केसेस में ये वाला आता है 10th स्टैंडर्ड में, बट जब आप आगे जाते हैं तो वहाँ पे इसका फिनोटाइपिक रेशियो दोनों पूछ लेते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक आपका बचता है सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक। हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक में देता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन। देख लेते हैं, इसमें हमारे पास और कुछ नहीं पता। जॉर्ज मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। आई होप कि सभी को पता होगा ये वाली बात, ठीक। मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर किया था, देखो यहाँ पर दिखा भी रखा है। इसके एक और चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, कभी कभी थोड़ा सा अगर कंसेप्ट बेस्ड पेपर देने लगे तो पूछ लेता है कोड सीड, कोड POD, कोड सीड का मतलब क्या होता है। कोड सीड का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे पेरेंटल सेल है, तो इसके जो सीड्स आए वो राउंडेड थे या रिंकल्ड थे, तो वो कहलाते हैं सीड्स। अगर राउंडेड हैं, ठीक है, तो कोड सीड हो गए, रिंकल्ड है तो रिंकल्ड है। कहाँ पर आ रहे हैं, तो ये बात थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा। वैसे 10th स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग हम आते हैं, 12th में चैप्टर है पूरा, 12th में ज़्यादा आते हैं ये क्वेश्चन बोर्ड में, ठीक है। यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट अभी कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ ये समरी आपको दे दी गई है, ठीक। जो कैरेक्टर्स हमारे जाते हैं वो किस तरीके से गए, भाई अब पढ़ रहे यही रहे थे कि हेरिडिटी कैरेक्टर कैसे गए। तो मेंडल ने बताया कि जब हम यहाँ पर गैमीट्स का क्रॉस कनेक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को पास ऑन करवाने में हेल्प करते हैं, जो पेरेंट्स से कहाँ चले जाते हैं, ऑफ स्प्रिंग में, ठीक है। लास्ट आपका टॉपिक आ जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए पहले पढ़ लेते हैं कि भाई सेक्स डिटर्मिनेशन किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है, when we identify the sex of the baby girl or baby boy is called the sex determination. आप और भी सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हैं कि it is a process when we identify the sex of baby. भाई जिस प्रोसेस के द्वारा हम बेबी के सेक्स के बारे में पता लगाएं कि वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही कि
क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, ऑटोसोम्स कितने होते हैं, किन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो मेल है, ठीक है, मेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो 1 पेयर होते हैं ह्यूमन बीइंग के पास, जिनमें मेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम है वो है X एंड Y, जबकि फीमेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो हैं XX, ठीक है। जब इनकी क्रॉस कनेक्शन करवाई गई तो यहाँ पर क्या बना XX, दैट मीन्स बेबी गर्ल, ठीक है, क्या बन गई बेबी गर्ल बन गई। जब हमने X और Y की क्रॉस कनेक्शन कराई तो ये क्या बन गया बेबी बॉय बन गया। और यही प्रोसेस कहलाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। बच्चों आजकल ना ये शुरू में क्वेश्चन आया था ऐसे कि सेक्स डिटर्मिनेशन किसे कहते हैं, आप उसे क्या कहते हैं क्रॉस कनेक्शन करा करके दिखाइए। बट आज के डेट में क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहा। आपके प्री बोर्ड में आपके PYQs में जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन इस तरीके से है, अ न्यूबॉर्न बेबी कैन बी आइडेंटिफाई द सेक्स बाय द पेरेंटल सेल, या वो पूछ लेगा द पेरेंट आर responsible for identify the sex of the newborn baby, please justify this answer। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, कुछ भी कह दे वो कि क्या सेक्स से रिलेटेड आपको क्या करना है, सिंपल सेक्स डिटर्मिनेशन की डेफिनेशन देनी है कि यस वी कैन आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द बेबी बाय द पेरेंट्स, और उसके बाद आपको इस तरीके से क्रॉस करा करके दिखाना है। आपका एक साल केस बेस में क्वेश्चन दिया था, उन्होंने कहा कि भाई एक फैमिली थी छोटी सी, एक माँ थी, अपने बेटे की उसने शादी करी और वो अपनी बहू को लेकर के आई, उसके 2 लड़कियाँ हो गई। उसने क्या करा, तीसरी लड़की होने पर अपनी बहू को जला करके मार दिया। क्वेश्चन अराइज होते हैं कि बताइए यहाँ पर गलती किसकी है। नंबर 2 उसका पॉइंट दिया कि बताइए आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं और आप किस तरीके से यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सिंपल सी बात है भाई, क्या है आप सबसे पहले क्या बताएंगे कि गलती किसकी है, बॉय की। क्यों? क्योंकि भाई जो गैमीज इसेंशियल हैं गर्ल और बॉय के लिए, वो गैमीज तो किसके पास हैं, बॉय के पास। गर्ल के पास तो वो गैमेट ही नहीं है, तो रेस्पॉन्सिबल कौन है, बॉय, ठीक है। तो आप वहाँ पर इतनी लाइन देने के बाद भी उसको एक्सप्लेन करेंगे और वहाँ पर आप उसको बता देंगे, ठीक है। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाकी के छोटे छोटे जितने भी टर्म्स हैं वो आपको यहाँ पर सारे दी गई हैं, कि मैं आपको बता चुकी हूँ DNA के बारे में, जैसे कैसे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, कैसे नहीं हो रहा था। भाई ट्रांसक्रिप्शन के लिए यहाँ पर RNA एसेंशियल होता है, और RNA के 3 पार्ट होते हैं, mRNA, rRNA और tRNA। T फॉर ट्रांसफर, M फॉर मैसेंजर, R फॉर रिवर्सल, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, जो ट्रांसफर है तो वो T फॉर ट्रांसफर यानी कि मैसेज को क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक। बाकी की चीज़ें हम आपको यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं, और जो भी और कुछ चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है आपको नोट्स में मिल जाएगी, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।